एक जमाना था जब लोग अपनों से बात करने के लिए खत भेजा करते थे। फिर वो जमाना आया जब लोग बात करने के लिए पीसीओएस तक जाने लगे। और एक ये जमाना है जब आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है और आज के वीडियो में हम ह्यूमैनिटी की इसी प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है उस वक्त से जब किसी संदेश को एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे से कस्बे, शहर से शहर और एक देश से दूसरे देश भेजे जाने के लिए दिन, हफ्ते और महीनों का समय लग जाता था। ये वो समय था जब दूरी ने सही मायनों में अपनों को दूर कर रखा था। और ऐसे समय में एडिसन और निकोला टेस्ला के प्रयासों से इनविजिबल फोर्स के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है। और इसी इनविजिबल फोर्स का सहारा लेकर कुछ साइंटिस्ट कम्युनिकेशन को इंस्टेंट और कन्वीनियंस बनाने का रास्ता खोजने लगते हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सैमुअल मोर्से। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी मदद से जो व्यक्ति है वो अपने संदेश को वर्ड्स के माध्यम से दूसरी जगह भेज सकता था। इस सिस्टम की मदद से मोर्से ने वाशिंगटन डीसी से 40 किलोमीटर दूर बाल्टीमोरे में अपना एक संदेश एक वायर की मदद से भेजा। ये सिर्फ एक संदेश नहीं था बल्कि कन्वीनियंट और इंस्टेंट कम्युनिकेशन की तरफ उठाया गया पहला कदम था। उस वक्त के हिसाब से मोर्से का ये टेलीग्राफ एक इंजीनियरिंग मार्वल साबित हुआ, लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा सुधार की गुंजाइश थी। अगला ब्रेक थ्रू आता है 1876 में, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम के व्यक्ति ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू ह्यूमंस की जो आवाज थी उसको एक वायर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता था। और इस सिस्टम का नाम था टेलीफोन। टेलीफोन ने दूर के लोगों को काफी पास ला दिया था, लेकिन अभी भी ये टेलीफोन दीवार से चिपका रहता था। आप इसको लेकर कहीं भी घूम नहीं सकते थे। जब बेल बजती थी तो आपको इसके पास जाना पड़ता था, यानी मोबिलिटी एक दूर का सपना था। लेकिन फिर भी कई सारे शहर और कस्बों में लैंडलाइन बिक चुकी थी। टेलीफोन ने लोगों को काफी ज्यादा मदद की थी। शहर और कस्बे लैंडलाइन की वायर से पट चुके थे। शुरुआती टेलीफोन कुछ इस तरीके के हुआ करते थे कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको अपने टेलीफोन से सामने वाले के टेलीफोन को वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता था। और अगर आपको 20 लोगों से बात करनी है तब भी कहानी सेम थी, आपको वायर के थ्रू उन 20 लोगों से कनेक्ट करना पड़ता था। ये टेलीफोन्स बेशक काम के थे लेकिन कन्वीनियंट इसीलिए नहीं थे क्योंकि वायर्स होने की वजह से पूरे के पूरे शहर लैंडलाइन से पटे रहते थे। 1880s में जब स्विच बोर्ड दुनिया के सामने आए तो इस सिस्टम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। स्विच बोर्ड में एक फोन को दूसरे फोन से वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं करना पड़ता था, बल्कि स्विच बोर्ड में एक सेंट्रल एक्सचेंज पॉइंट होता था जिसमें एक जगह के सारे टेलीफोन इससे कनेक्ट हो जाते थे। इस पॉइंट पर एक ऑपरेटर बैठता था जो कॉल्स को मैन्युअली कनेक्ट करता था, यानी आपको पहले इस ऑपरेटर को कॉल लगाना था और फिर इसको बताना होता था कि हमें इस व्यक्ति से बात करनी है, फिर ये उस इंसान को कॉल लगाता था। भले ही आज आपको ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेचीदा लग रही हो, लेकिन उस वक्त ये बहुत ही ज्यादा काम की थी। शहर, गांव, कस्बे, देश सब एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। 1890s में जब रोटेटरी डायल आए तो ये ऑपरेटर वाली जो समस्या थी इसका भी समाधान हो गया। अब लोग खुद ही कॉल लगा सकते थे। लैंडलाइन उस वक्त इतने ज्यादा महंगे थे कि ये प्रोग्रेस का सिंबल बन चुके थे। ये जिन घरों में भी होते थे उन घरों को मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड माना जाता था। इनकी घंटी बजना मतलब एक इवेंट हुआ करता था। लेकिन टेलीफोन अपने प्राइम टाइम में भी स्टैटिक ही थे, यानी कि आप इनको लेकर घूम नहीं सकते थे और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 1970s में जब वायरलेस टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आई तो टेलीफोन्स को मोबाइल बनने की डायरेक्शन में एक होप मिली और इसी डायरेक्शन में इंजीनियर्स ने प्रयास करना शुरू कर दिया और उनके प्रयासों से कारफोन नाम की एक डिवाइस बनी जिसने लैंडलाइन से आगे बढ़कर दुनिया को मोबाइल फोन्स की दिशा में, टेलीफोनी की दिशा में ले जाने में मदद की। ये जो टेलीफोन्स थे शुरुआत के, उनको एक पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती थी क्योंकि ये इन्हीं रेडियो ट्रांसमीटर की रेंज में ही काम करते थे और अगर ये इस रेंज से बाहर चले जाते थे तो काम करना बंद कर देते थे। अब ये भी एक तरह की प्रॉब्लम थी।
जिसको इंजीनियर्स ने ऑब्जर्व किया 1980s में, और उन्होंने ये सोचा कि अगर जियोग्राफिकल एरियाज को छोटे छोटे सेल एरियाज में डिवाइड कर दिया जाए और हर सेल में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया जाए तो जो मोबाइल फोन्स की जो इफिशियंसी है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी किसी एक ट्रांसमीटर पर रिलाई नहीं कर रही थी, बल्कि अलग अलग रेडियो ट्रांसमीटर पर रिलाई कर रही थी। ये टेलीफोन जब तक ट्रांसमीटर की रेंज में रहते थे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते थे। इस मल्टीपल रेडियो ट्रांसमीटर वाले इनोवेशन ने रास्ता खोल दिया द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल्स के लिए, जिसको 1G टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मोबाइल फोन तो आ गए थे, टेलीफोन के मोबाइल बनने की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई थी, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम ने जन्म ले लिया था, क्योंकि ये मोबाइल फोन्स एक स्पेसिफिक नेटवर्क से टाइड थे, इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ रहा था। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे एरिया में जाना है तो उसको नया मोबाइल फोन लेना पड़ता था, क्योंकि वो वाला फोन उस वाले एरिया से कनेक्टेड होता था। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यूजर्स के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिसकी मदद से वो अपनी आइडेंटिटी और नंबर को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सके। इस समस्या का समाधान आया सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी सिम कार्ड के रूप में। ये सिम कार्ड जो आई 1991 में जर्मनी की जीसेक डेवरेंट नाम की कंपनी ने इसको डेवलप किया। पहले ये क्रेडिट कार्ड के साइज के हुआ करते थे, जिनमें यूजर की सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और इंक्रिप्शन कीज स्टोर रहती थी, जिन्हें बिना नंबर चेंज किए एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर किया जा सकता था। अब लोग पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे बिना ये चिंता किए कि उनको एक नया फोन लेना पड़ेगा। जैसे जैसे सिम कार्ड वाली टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई, वैसे वैसे इन मोबाइल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए डिमांड बढ़ने लगी, और ऐसे में सिम कार्ड का जो साइज था वो भी समय के साथ साथ छोटा होता चला जा रहा था। पहले मिनी सिम आई, फिर माइक्रो आई, और फाइनली नैनो सिम आई। 1990s के इस रिवॉल्यूशन के बाद में पूरी दुनिया में मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की बाढ़ आ गई। वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनीज अपना एक्सपेंशन करने लगी। जब आप किसी को फोन लगाते हैं तो एक फोन से जब दूसरे फोन को कनेक्ट किया जाता है, उसमें सिम कार्ड का क्या रोल होता है, ये रोल समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इस पूरी की पूरी कॉल प्रोसेस को। जब आप किसी से फोन पर बात करते हैं तो आपके फोन का जो माइक्रोफोन है वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, फिर वो इस वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, फिर आपका फोन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल सिग्नल में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि ये ट्रांसमिट करने के लिए काफी बेहतर होते हैं। अब आपकी जो आवाज है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि ये ट्रांसमिट की जाए बीच में रोल आ जाता है सिम कार्ड का, जिसके दो काम होते हैं। पहला, ये मोबाइल नेटवर्क को आपको एक सब्सक्राइबर के रूप में आइडेंटिफाई करवाता है। दूसरा, ये आपका फोन नंबर और आपकी सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन है उसको नेटवर्क के साथ में ऑथेंटिकेट करता है। ऑथेंटिकेशन के बाद में मोबाइल नेटवर्क आपकी कॉल को प्रोसीड करने के लिए अलाउ कर देता है। इसके बाद डिजिटल सिग्नल जो कि ट्रांसमिट होने के लिए तैयार था, फोन उसको रेडियो वेव्स के रूप में एमिट कर देता है। ये रेडियो वेव्स नियरेस्ट मोबाइल टावर तक पहुंचती हैं। मोबाइल टावर बेसिकली रिलाय स्टेशन होता है जो कि रेडियो वेव्स को रिसीव और ट्रांसमिट करता है, और मोबाइल टावर रेडियो वेव्स को एक सेंट्रल स्विचिंग सिस्टम की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। ये सेंट्रल स्विचिंग सिस्टम का काम ये होता है कि जिसे आप फोन लगा रहे हैं उसकी लोकेशन को चेक करता है और एक सीरीज ऑफ नेटवर्क्स के थ्रू इन रेडियो वेव्स को उस इंसान के नियरेस्ट जो मोबाइल टावर है वहां तक भेज देता है। और अब तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये मोबाइल टावर उन वेव्स को आपके दोस्त के फोन में भेज देता है, और दोस्त के फोन में जाते ही ये वापस से साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो आपकी आवाज सुन पाता है। तो इसी तरीके से कोई एक कॉल पूरी होती है, और हम तो कितनी सारी कॉल्स करते रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा टेक्निकल है। सुनने में तो ये डिफिकल्ट लगती है, लेकिन करने में तो बहुत ईजिली हो जाती है। और अगर आपको सिम कार्ड से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया हो या थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे।